राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है हम ये चैप्टर एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में पहला है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब कोई परिवर्तन होगा तभी रासायनिक अपक्रिया होगी। जैसे भोजन पचता है तो रासायनिक अपक्रिया से पचता है, लोहे में जंग लगता है तो रासायनिक अपक्रिया से लगता है, मैग्नीशियम फीते को जो जलता है तो रासायनिक अपक्रिया से जलता है। इसी तरह जैसे हम जिंक की क्रिया, इस तरह जिंक की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रासायनिक अपक्रिया है। अगर इसको कहें समीकरण में कैसे लिखेंगे तो जिंक का होता है जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। जिंक सल्फेट होता है, ये क्रिया करता है जिंक सल्फेट के साथ, बनाता है जिंक ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। ये रासायनिक अपक्रिया है। इसी को समीकरण रूप में अगर लिख दें तो रासायनिक समीकरण होता है। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या, उसमें परिवर्तन होगा अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो देखेंगे। पहला होगा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। दूसरे नंबर पे आएगा रंग में परिवर्तन। जैसे है अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, उसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे में अगर लोहे में जंग लगता है तो उस पर हरे भूरे रंग का एक कलर जैसे दिखता है, जिसे जंग कहते हैं। तापमान में परिवर्तन होगा। रासायनिक अपक्रिया पहले का तापमान कुछ और रहेगा, जब रासायनिक अपक्रिया होगी तो तापमान कुछ और हो जाएगा। इसके बाद हीटिंग आती है। इसके बाद हीटिंग आती है, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करना है। रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे उसी को हम देखेंगे। पहला होता है शब्द के माध्यम से समीकरण को देना। हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेंगे शब्द समीकरण का। जैसे जिंक की क्रिया
जिंक सल्फेट बनाता है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। यह है शब्द समीकरण। शब्दों के में लिखा गया है समीकरण, इसीलिए इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इसी को अगर हम रासायनिक रूप में लेते हैं, इसकी तत्वों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तत्वों के सूत्र के रूप में, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से प्रदर्शित करते हैं, जिंक सल्फेट बना, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकली। शब्दों में अगर लिखा गया है तो शब्द समीकरण, अगर उसी को हम उसके तत्व जो है, जो तत्व यूज हुए हैं रासायनिक शब्द समीकरण में, उसी को सूत्र के रूप में लिख दें तो होता है रासायनिक समीकरण। एक इम्पॉर्टेंट बात, गिब्स इसको बोलते हैं गिब्स, इसको बोलते हैं गिब्स, हिंदी में तीर भी आप बोल सकते हैं। गिब्स के बाईं ओर जितने भी तत्व यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और गिब्स के दाईं ओर जितने भी तत्व यौगिक उत्पाद होते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद इसके लिए बोलते हैं कि इन दोनों मिलकर इनका उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए इसको उत्पाद बोलते हैं। करें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम मिटाएं, फिर हम बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ले लीजिए, मिटा दें आप। समीकरण को संतुलित कैसे करें? समीकरण को संतुलित कैसे करें? तो एक समीकरण हम लेंगे पहले, Fe+H2O Fe2O3+H2। ये समीकरण को हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के पहले ऐसा पहला मान सकते हो आप, पहले तो ऐसे हम सब जितने भी तत्व यौगिक हैं उनके ऊपर ऐसे बॉक्स बनवा लें, ऐसे। फिर ये ध्यान रखना कि बॉक्स के अंदर कोई भी संख्या नहीं लिखनी है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के बाहर क्या परिवर्तन करना है, जैसे परिवर्तन संतुलित करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ तत्वों या यौगिकों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो। दोनों तरफ का मतलब गिब्स के इधर भी जितनी होनी चाहिए, गिब्स के उधर जितनी होनी चाहिए, दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इधर Fe आयरन कहते हैं, Fe कितना है 2, इधर कितना है 1, तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे तो Fe2 हो जाएगा और Fe2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ से 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, इधर बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गए, और हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो इधर भी 3 से क्या करना करेगा, गुणा। पहली विधि ये है, आपको बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी विधि क्या है,
दूसरी विधि है जितने भी तत्व हैं यौगिक हैं उनको एक नीचे उनको लिख लो, जैसे इधर Fe लिख लो, हाइड्रोजन यूज हो रहा है इसमें और ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इधर भी लिख लो Fe, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरी विधि ये है। यहाँ आयरन इधर कितना है 1, इधर 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, ऑक्सीजन इधर 3 है। दोनों तरफ बराबर। पहले देखो पहला आयरन है तो पहले आयरन बराबर करेंगे। आयरन कितने इधर 2, इधर 1, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आयरन दोनों तरफ बराबर। हाइड्रोजन अभी दोनों तरफ बराबर हैं, देखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 1 और इधर 3, इधर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3, तो ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन 2 है इधर, हाइड्रोजन 2 इधर है। जितना निकालें पहले उनको लिख लें। 2 Fe हो गए इधर और ऑक्सीजन इधर 3 हो गए। लेकिन देखेंगे तो फिर इधर हाइड्रोजन 6 हो जा रहे हैं, 3 दूना 6 और इधर हाइड्रोजन 2 ही हैं। तो बराबर करने के लिए इधर 3 से गुणा करेंगे और इधर भी क्या करेंगे 3 से गुणा, 3 दूना 6 इधर हो जाएगा, 3 दूना 6 इधर हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन 3 दूना 6, इधर लिख देंगे 3 दूना 6। इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर में आता है, 4 समीकरण देगा, लिखेगा समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके बाद फेमस टॉपिक जिससे हर साल बोर्ड में पेपर बनता ही बनता है, नाम है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। पहली अपक्रिया हमारी आती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन लिख ले पहले। हमारा आता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। दो तत्व या दो यौगिक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A प्लस बी मिला तो C का निर्माण किया, B प्लस C मिला तो कुछ नया निर्माण किया, D ने बना दिया। ऐसा अगर दो तत्व आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे उसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी होगी दो या दो से अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक उत्पाद का करते हैं। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। परिभाषा देख लो पहले। जब दो या दो से अधिक तत्व, लिख दो यहाँ पर भी, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में यौगिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारे आता है
वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है? संयोजन के विपरीत अपक्रिया जो होगी वियोजन अपक्रिया। जैसे अगर इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद एक अभिकारक से बने होंगे, या एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गए होंगे। अरे संयोजन अपक्रिया का उदाहरण देख लीजिए एक आध दो। मिटा के लिख दे रहे हैं थोड़ा। CO2 ये कार्बन है, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने की क्रिया जब भी जल से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके बाद आता है दूसरा वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या है? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाएं, वो क्या कहलाएगा? वियोजन अपक्रिया। लिख लें। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाते हैं उससे क्या कहलाएंगे? वियोजन अपक्रिया। इसमें वियोजन, वियोजन मतलब टूट जाना। जैसे वियोजन अपक्रिया का उदाहरण होता होगा FeSO4। FeSO4 टूटेगा तो Fe2O3 और SO2 प्लस सल्फेट में टूटेगा। एक बार हम फिर देख लें संयोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन अपक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे कि एक ज़्यादा उत्पाद न हो, तो उसे जब भी अपक्रिया ऐसी होगी तो उसे संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। फिर परिभाषा इसकी क्या होगी? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन जैसे आप कोयला ले सकते हो, कोयला जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलती नहीं है। अगर कोयला को जलाना तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यही एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बुझा हुआ चूना CaO, इसकी क्रिया जब भी जल से कराते हैं तो एक हमको विलयन मिलता है। इसको हम कलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले यूज होता था जब कच्ची दीवारें होती थी मट्टी की, उनके ऊपर यही है जो पेंट किया जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है वियोजन अपक्रिया। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। इसका उदाहरण होगा 2FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम बताएंगे कौन से होते हैं।
चले मिटाने। वियोजन के 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। नंबर 2 पे आता है वैद्युत वियोजन। नंबर 3 पे आता है वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है? जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर वो टूट जाए, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा देने पर टूट जाए। इसकी आप परिभाषा कर देना चाहेंगे तो लिखेंगे, जब एक अभिकारक को ऊष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या लगाना है? जब एक अभिकारक ऊष्मा देने पर, यहाँ पे लगा देंगे आप, ऊष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से उत्पाद में वियोजित हो जाते हैं तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण यही है। इसका उदाहरण यही है। ये रिएक्शन सही नहीं है, इसके ऊपर ऊष्मीय वियोजन है तो ऊष्मा लिखना पड़ेगा। बिना ऊष्मा दिए ये टूटेगा नहीं ऊष्मीय वियोजन में। फिर उसके बाद आता है वैद्युत वियोजन। जैसे ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा देंगे तो टूटता है, उसे वैद्युत वियोजन विद्युत के प्रभाव से टूटेगा। जैसे है पानी। पानी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। पानी में आज जब लोग हीटर लगाते हैं, गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है। वो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस में निकल जाए। आप तब तक गर्म करिए पानी को जब तक हाइड्रोजन ना बचे, तो वो पानी शुद्ध नहीं रहेगा, पीने लायक नहीं रहेगा। अब आता है प्रकाशीय वियोजन। इसका एग्जाम्पल है AgCl। प्रकाशीय वियोजन, जब एक अभिक्रिया में प्रकाश द्वारा सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाएगा, जैसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड उसमें से अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। वैद्युत वियोजन में भी यही है कि जब एक अभिकारक में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चल रहे हैं मिटाने इसको। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फिर उसके बाद परिभाषा बता देते हैं। इसमें क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को
विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। लिखेंगे इसके। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व Fe मतलब आयरन है, वो कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। यही क्या कहलाएगा, विस्थापन अपक्रिया। क्या है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तत्व को विस्थापित करता है। आयरन कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दे रहा है। क्या कहलाएगी, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया के तुरंत बाद आती है द्विविस्थापन। विस्थापन अपक्रिया के तुरंत बाद आती है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया में जैसे दो यौगिक होंगे, दोनों अपने आयनों के क्या कर लेंगे, अदला बदली। इसका एग्जाम्पल होगा Cl Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl। सोडियम 2 है, SO4 1 है, BaCl2 आपस में क्रिया करें, आयनों के क्या कर लिए हैं, अदला बदली। मतलब पहला तत्व आखिरी वाले तत्व के साथ और पहला तत्व इसका आखिरी वाले तत्व के साथ। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों अपने आयनों की अदला बदली कर लिए हैं। ऐसी जिसमें अपक्रिया होती है इस प्रकार की, वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, देखेंगे।
ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बोर्ड एग्जाम में परिभाषा कम पूछता है, लेकिन ये पूछता है विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग यही लिखेंगे कि विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएं और 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको ख़त्म करें। मिटाने चल रहे हैं। इसके बाद आता है अपचयन उपचयन। पहला देख लो अपचयन क्या है। अपचयन अपक्रिया, देख लो इसका एग्जाम्पल। अपचयन अपक्रिया हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा इसकी। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, इसको रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, यह शुरुआत में बताया होगा। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें देखो कॉपर में एक ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें कॉपर अकेले है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके चला गया। इसमें क्या होगा, कॉपर में ऑक्सीजन कमी होगी। तो ऐसी जितनी भी रासायनिक अपक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन कमी होगी वो सारी रासायनिक अपक्रियाएँ अपचयन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। इसके बाद टॉपिक आता है उपचयन। जैसे कार्बन है, कार्बन को मान लो कोयला, कोयला भी तो कार्बन का पररूप होता है। कार्बन की क्रिया, कोयला को हम जब भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलेगी नहीं, और जब भी कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या फिर ये कह लो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। लिखेंगे इसको। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि आपको एक रिएक्शन दे देगा
और पूछेगा कि ये बताइए कि ये उपचयन रासायनिक अपक्रिया है कि अपचयन। तो आपको उसमें देखना है कि आपका जो मुख्य उपकारक होगा उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही कि कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो उपचयन और कमी हो रही हो तो अपचयन। उपचयन से संबंधित दो परिभाषाएं हैं, उनको देख लेंगे पहले। परिभाषा मतलब कह सकते हैं कि उपचयन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे उपचयन का उपयोग हेडिंग डालेंगे। उपचयन का उपयोग, तो हमारे उपचयन के उपयोग में पहली हेडिंग आती है संक्षारण। किसी पदार्थ का धीरे धीरे क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। या फिर ये कह लो कि वायु और नमी की उपस्थिति में किसी धातु या पदार्थ का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। परिभाषा कम पूछता है लेकिन आपको ये ध्यान देना है। परिभाषा तो आप लोग सुन लीजिए फिर एक बार। किसी वायु या नमी की उपस्थिति में किसी धातु का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के उपयोग देख लीजिए दो उदाहरण। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का धीरे धीरे क्षरण होता है जिससे लोहा कमजोर होता है। दूसरा, चांदी को आप अगर हम देखेंगे तो जब उसके ऊपर कुछ दिन रख दें तो चांदी के ऊपर एक हल्की काली परत पड़ जाती है। अपचयन के उपयोग में संक्षारण के बाद आता है विकृत गंधिता। संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हम बता रहे हैं। विकृत गंधिता अपचयन का दूसरा उपयोग है। इसमें क्या होता है देखेंगे, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु तथा नमी की उपस्थिति में आने पर अपचयित उपचयित होगा, उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे विकृत गंधिता के उपयोग या रोकने के उपयोग क्या होगा। विकृत गंधिता रोकने के लिए कैसे करेंगे। इसका क्या लिखेंगे, रोकने के उपयोग।
नंबर 1 है प्रबल आक्सी का प्रबल आक्सी कारक का उपयोग रोकने के लिए प्रबल आक्सी कारक का प्रयोग होंगे या फिर वायुरोधी बर्तन का एक बार फिर देखेंगे। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु नमक की उपस्थिति में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। तो कुरकुरे का पैकेट है, जैसे उसको खुला छोड़ देंगे तो उसका स्वाद और उसका गंध दोनों बदल जाता है। इसे क्या बोलेंगे? विकृत गंधता। रोकने के लिए फिर प्रबल आक्सी कारक डालेंगे, वायुरोधी बर्तन का उपयोग करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट में कौन सा रहता है गैस, कौन सी गैस भरी होती है? इसे नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कहते हैं आपको समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पे ही नहीं, हम लोग टेलीग्राम पे भी पढ़ाते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है। ये आप अगर टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर सर्च करना होगा तो ये सर्च करेंगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी इसी नाम से मेरा चैनल है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों से हम जुड़े हैं और तीनों का चैनल यही है, एजुकेशनल लाइन 921। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।